Good afternoon, everybody. Let's continue and finish our topic X-rays. X-rays से रिलेटेड जो प्रोमिनेंट कंसेप्ट पार्ट है, जो मेजर कंसेप्ट पार्ट है, वो मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले लेक्चर में समझा दिए हैं। अब आज कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट और बताकर इस टॉपिक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करता हूं। बाय फर्स्ट आर्टिकल इज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय मोसले। Moseley law. Let's recall this name. Moseley, यह नाम इसके पहले आपने कहां देख रखा है? You had came across with this name in the chapter periodic table, periodic classification, periodic table. Modern periodic table was suggested by Moseley. एक समय था जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चलता था, और मेंडलीव का वो जो पीरियोडिक टेबल था, द लॉ ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यह मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, और उस आधार पर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल सजेस्ट करा था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर कंसेप्चुलाइज हो जाने के बाद मोसले ने एक नया पीरियोडिक लॉ सजेस्ट करा, एंड दैट पीरियोडिक लॉ वाज physical and chemical properties of element are periodic function of atomic number। और फिर इसी लॉ के आधार पर मोसले ने जितने भी एलिमेंट नोन थे, उन सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करा, और उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी देखी, और उस आधार पर उसने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया। वही पीरियोडिक टेबल जिसका इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। यह जो मोसले का कंसेप्ट था, यह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट था, उसका आधार जो रहा है, दैट वाज दिस एक्स-रे एनालिसिस। जरा ध्यान से समझें व्हाट मोसले हैड डन। मोसले ने उसी एक्स-रे ट्यूब में, कूलिज ट्यूब में, टारगेट मेटल प्लेट की जगह पर अलग अलग तरह के मेटल्स को रखा। टारगेट मेटल प्लेट की जगह पर कभी उसने बोरॉन की प्लेट रखी, कभी कार्बन की प्लेट, कभी एल्यूमिनियम की प्लेट, कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, क्रोमियम, निकल, टिन, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, जितने मेटल्स की वह प्लेट बना सकता था, उन सभी मेटल की प्लेट उसने बनाई, और टारगेट मेटल प्लेट की जगह पर उसने अलग अलग मेटल्स की प्लेट को रखा, और अलग अलग मेटल्स की प्लेट को रख के he observed the frequency of characteristic K alpha X-ray, and he observed that under root of frequency of characteristic K alpha X-ray can be expressed by this relationship. Nu is frequency of characteristic K alpha X-ray. Under root of frequency is A into Z minus B. Here A and B are constant.
B is also termed as shielding factor. B is called shielding factor. Shielding factor means the charge shielded. Z is charge, positive charge on the nuclei, and B is the positive charge that is shielded. B is called shielding factor. यह बात मोस्ले ने ऑब्जर्व करी और मोस्ले ने यह लॉ दिया, और उसने क्या देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक के अल्फा एक्सरे है इसमें एक पीरियोडिसिटी बन रही है, और इसी में पीरियोडिसिटी को देखकर, और वह पीरियोडिसिटी एटॉमिक नंबर के साथ बन रही है. Z इज एटॉमिक नंबर. Z इज एटॉमिक नंबर. और इसी पीरियोडिसिटी को देखकर मोस्ले हैड कंक्लूडेड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. फिर इसी आधार पर उसने मोस्ले पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल सजेस्ट करा था. ऑल्दो बाद में यह बात समझ में आई कि मोस्ले ने इतनी सारी बात जो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट को करके और ढेर सारे एनालिसिस को करके कही है, ये तो इसके पहले नील बोर ऑलरेडी कह चुका, और कल पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी इस बात को लिख दिया. हमने ऑलरेडी यह बात लिखी कि फॉर हाइड्रोजन एटम डेल्टा E is 13.6 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square electron volt, while for any metal, for any other element, one can always write delta E as 13.6 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, और 13.6 लिखने के बजाय मैं सम कांस्टेंट k लिखूंगा. सम कांस्टेंट k into 1 by n1 square into 1 minus z minus b whole square EB. और फॉर k अल्फा, k अल्फा एक्सरे के लिए 2 से 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल टू k इंटू 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर इंटू z माइनस b होल स्क्वायर इंटू ई. और यह जो डेल्टा E होगा दिस वुड बी इक्वल टू h न्यू. हेंस न्यू इज इक्वल टू k अपॉन h into 3 by 4 into z minus b whole square, और अंडर रूट ऑफ न्यू is equal to under root of k by h into 3 by 4 whole into z minus b. यह चीज लिखी जा सकती है. Here a is some constant, this and z minus b. For k alpha x generally b की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 हो जाती है. दिस वॉज मोस्ले लॉ, और इस लॉ को ऑलरेडी हम हमारे पिछले लेक्चर में लास्ट आर्टिकल में थियोरेटिकली लिख चुके हैं. The next is the concept of Bragg's law. इस लॉ को ऑलरेडी हम 2 बार देख चुके हैं. एक बार तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम देख चुके हैं, और दूसरी बार हम
वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी देख चुके हैं। लॉ को, सेम लॉ को हम तीसरी बार देख रहे हैं एक्स रेज चैप्टर में, बिकॉज while applying this law we use x-rays। 3 चैप्टर में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ब्रैग्स लॉ के द्वारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की दूरी डिटरमाइन की जाती है, इसलिए हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखा। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में इसलिए देखा क्योंकि कंसेप्ट इसमें वेव ऑप्टिक्स का ही लगता है, और एक्सरेज चैप्टर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। दिस इज एनी lattice crystal of a crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह लैटिस क्रिस्टल है। These are the lattice point। These are lattice point, means these are the point at which we have got particles। That the separation between the particles is d। In any crystalline solid, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की यदि हम बात करें, then this d is in the range of 10 to the power minus 10 meter, or it's in the range of few Armstrong। एक पार्टिकल की, एक एटम की जो साइज होती है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के रेंज में होती है। दिस इज इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। इट्स comparable to wavelength range of X-rays। X-rays की वेवलेंथ रेंज हमने क्या कही है, जरा रिकॉल कर ले। 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के रेंज में, इसे हमने एक्सरेस की वेवलेंथ रेंज कही है, इसके कंपेरेबल। दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस डी वैल्यू वी नीड टू यूज एक्सरेस, वी आर कंपेल्ड टू यूज एक्सरेस। इस डी की वैल्यू हम विजिबल रेज से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस डी की वैल्यू हम अल्ट्रावायलेट रेज से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, गामा रेज से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस डी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्स रेज का इस्तेमाल करना ही होता है। अब a fine beam of X-ray when incidented either get reflected by first surface or get reflected by second surface। या तो पहले लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर दूसरी लेयर से रिफ्लेक्ट होगी। कोई सी भी लाइट ने तीसरी लेयर तक नहीं जा सकती। यह एक्सरे से या तो पहले लेयर के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या दूसरी लेयर के पार्टिकल, और यह एक्सरेस मेटल सरफेस पर किसी थीटा एंगल से इंसिडेंटेड है। नाउ हम कहते हैं इन दोनों लाइट रेस में पाथ डिफरेंस आएगा। फॉर द स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड लाइट बीम, कुछ भी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर स्कैटर्ड या फिर बोल दे रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड, एक्सरे
beam, path difference is 2d sin theta. This is Bragg's law. यह ब्रैग्स लॉ, बड़ी आसानी से इसको देखा जा सकता है। इधर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, इधर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, यह पार्ट डिफरेंस होएगा। यू कैन ऑलवेज प्रूव दैट दिस 2d sin थीटा। सिमेट्रिकली आपको ऐसे दिखेगा, दिस वुड बी थीटा, दिस इज d एंड दिस इज d sin थीटा plus d sin theta. D sin theta plus d sin theta. This is part difference. 2d sin theta is the part difference. This is Bragg's law. And at max intensity of reflected beam, at its max intensity, this path difference must be equal to n lambda. वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है, यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होना चाहिए और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए। ये वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है। जब मैक्स इंटेंसिटी होगी तो जो पाथ डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 हो या फिर integral multiple of lambda. And finally I may rewrite path difference, which is 2d sin theta, must be equal to n lambda. Here n is the order of diffraction. N is the order, integer value होगी 1, 2 या 3. जनरली फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा, मतलब n की वैल्यू 1 दे दी जाएगी. n is order of diffraction, generally 1 or 2. अधिकतर केस में तो 1 ही देंगे, कभी कभी 2 देते। दिस इज ब्रैग्स लॉ। अब मैं एक्स रे से रिलेटेड लास्ट आर्टिकल बता रहा हूं, इसी के साथ एक्स रे पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इन दैट लास्ट आर्टिकल वुड डिस्क्राइब हाउ intensity of X-rays varies as it penetrates into any medium. पहले इसे लिख लीजिए।